वेलकम टू माय चैनल लर्न विद की। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर क्लास 12 के। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक टाइप से कहें तो हमारा एक रिकॉर्ड होता है जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। हमें पता है कि कोई भी इकोनॉमी एक अकेले में तो इंडिपेंडेंट है नहीं, हर इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एक देश दूसरे पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ों में किसी देश में अबेंडेंस होती है, किस चीज़ों की किसी देश में। तो हर देश एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंतर्गत हम सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं जो हमारी दूसरे देशों के साथ होती हैं। ठीक है, नॉर्मली एक साल के लिए बनाया जाता है। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करके चलता है भाई, जो भी हमने गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया था वो, या हमने सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया ये वो, जो भी इंटरनेशनल सेल्स की हमने जो स्टॉक एंड बॉन्ड है उनकी, या जो भी प्लांट मशीनरी वगैरह, जो भी रियल एस्टेट जो भी हमारी असेट्स वगैरह थी वो सब। ठीक है, तो इन सभी को हम इंक्लूड करके चलते हैं। सॉरी यहाँ पे तो एक टाइप से क्या, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की जाती है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस पूछे बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो वही है, क्या दिखाता है ये हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस दिखाता है किसी भी देश का, कि कितना इंपोर्ट किया जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमें क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि जो दूसरे देश के जो फॉरेनर्स है वो उसने हमारे देश में कितनी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कितने स्टॉक वगैरह परचेज किए, कितने बॉन्ड्स परचेज किए हमारे देश में। यह एफडीआई की लिमिट भी दिखाता है, मतलब एफडीआई कितनी आई है दूसरे देशों से। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि दूसरे देशों के लोगों ने, दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स ने हमारे देश में कितना पैसा लगाया है, कितने बिजनेसेस ओपन किए हैं। जो इंटरनेशनल बोरोइंग होती है, मतलब जो उधार है, जैसे दूसरे देशों से जो हम पैसा वगैरह लेते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये दिखाता है कि हम दूसरे देशों से कितना पैसा उधार ले रहे हैं, मतलब हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंट कैसी है। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मतलब फॉरेन रिजर्व कितना है हमारे पास, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स कैसी है, ये सब भी दिखाता है। ठीक है, मतलब दूसरे देशों से जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आ रहा है वो कितना जाता है, या हमारा जो दूसरे देशों में जा रहा है वो कैसा है। तो एक टाइप से कहते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना वो हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह बनाने में ग्रोथ से रिलेटेड, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है ना कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो रही है, कितना नहीं, हमारे देश की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक टाइप से कहते हैं वो परफॉर्मेंस को दिखाता है किसी भी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब बात आती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके 3 पार्ट्स में बांट रखा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको 3 पार्ट में बांटा। जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है उसको भी हम मतलब उसको हम कैपिटल अकाउंट पार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो बात आती है अब करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होगा, जो हमें ना गुड्स सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखाए। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो भी करंट ट्रांसफर है वो हमारा सारा करंट अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम अलग अलग कर सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से, क्योंकि देखो गुड्स हो गया जिन जो टेंजिबल होंगे, जबकि सर्विसेज जो टेंजिबल नहीं होती, जिन्हें हम नहीं देख सकते, तो ये टाइप से विजिबल हो जाते हैं। और जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसे हम इनविजिबल ट्रेड बोल देते हैं, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो सर्विसेज होती है उनको भी इसने 2 पार्ट में बांट रखा है, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज तो वो हो गई जिनकी पेमेंट आप फैक्टर इनकम में कर सकते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह। और नॉन फैक्टर सर्विसेज वो हो जाते हैं लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह। करंट ट्रांसफ़र रेफर करता है ट्रांसफ़र फॉर फ्री, मतलब जिसके लिए आप मतलब आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, जैसे कि गिफ्ट दिया आपने, ग्रांट दी, ठीक है, तो वो 1 साइडेड होंगे। तो इसमें यही बता रखा है कि इनविजिबल आइटम्स के लिए कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फैक्टर सर्विसेज की, तो जो फैक्टर सर्विसेज जनरेट करती हैं क्या, फैक्टर इनकम को, तो उसको नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट इनकम में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्लासीफाई कर दिया। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण नॉन फैक्टर सर्विसेज की, वो आ जाती है। और करंट ट्रांसफ़र
इसने इसको डायग्राम में बता रखा, जैसे भाई जो भी हमारे विजिबल आइटम होते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, और इनविजिबल में इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज से भी हो सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज भी से भी हो सकते हैं, और करंट ट्रांसफर वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं। ठीक है, अब इसने बता रखा है कि भाई जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाए, करंट अकाउंट बनाया है, वो हमारा डिफिशिएट है, सरप्लस है। कैसा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो देखो हमें पता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो वो हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, तो वो सरप्लस दिखाएगा। और लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो तो वो हमारे लिए डिफिशिएट की सिचुएशन होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट गुड्स में हम पेमेंट जो हमें नॉन फैक्टर सर्विसेज से रिसीव होती है वो जोड़ देते हैं, और इसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को घटा देते हैं, और जो पेमेंट हमने की है नॉन फैक्टर सर्विसेज पे वो लेस कर देते हैं, तो वो हमारा ट्रेड बैलेंस आता है। प्लस उसमें हम क्या कर देते हैं, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इनविजिबल बैलेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बैलेंस जो भी हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज में था वो, प्लस में बैलेंस ऑन इनकम, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज थी उन पर, और ट्रांसफर। और करंट अकाउंट बैलेंस निकालने के लिए ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो इसने यहाँ पे बता रखा है ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए तो हम सिर्फ गुड्स को मानते हैं, क्योंकि ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग, और गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालने के लिए हम गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज ये लेके चलते हैं, और इनविजिबल बैलेंस निकालने के लिए हम नॉन फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस जो भी फैक्टर सर्विस से रिलेटेड है वो लेके चलते हैं, और करंट ट्रांसफर लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें इसने इसे एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ आइटम्स होते हैं जो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं होते, तो ट्रेड तो हमारा सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, तो जो सर्विसेज वगैरह के आइटम्स होंगे वो हमारे ट्रेड में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का, ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी मिले, एक्सपेंडिचर ओन बाय द टूरिस्ट वगैरह, तो ये सारा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होके नहीं चलता है। ठीक है, फिर बात आती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारा बिल्कुल अलग होता है, जो भी हमने अभी आइटम्स पढ़े थे विजिबल इनविजिबल आइटम्स के, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है ना उसमें सारी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो एक रेजिडेंट के द्वारा की जाती है वो कंट्री किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओनरशिप चेंज हो सकते हैं। जैसे आपने भाई प्लांट मशीनरी की डीलिंग की तो वो रहेगी आपके ही देश में, बस ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो देखो इसने बता रखा है कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है लाइक फिजिकल गुड्स, प्लांट मशीनरी वगैरह जो रहती डोमेस्टिक कंट्री में ही है, लेकिन जो ओनरशिप होती है ना वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल सेल्स एंड परचेज के कारण जो फाइनेंशियल एसेट्स आती है इसमें स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह जो ओनरशिप होती है वो चेंज होती रहती है, जिस भी इंसान के द्वारा उन्हें खरीदा जाएगा क्रॉस द बॉर्डर, और इंटरनेशनल क्लेम्स वगैरह। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। ये हमारे जो भी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती है उनसे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक बोरोइंग और एक इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग को भी दो पार्ट में बांट सकते हो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट। जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं उनको वो तो हमारी है ना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल होती है, जबकि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है वो कंसेशनल रेट पर। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं हम, पोर्टफोलियो और एफडीआई। पोर्टफोलियो तो वो देखो एक पोर्टफोलियो को हम एफआईआई भी बोल सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कहता है कि जो हमारी एफडीआई होती है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा की जाती है, किसमें, शेयर्स और बॉन्ड्स में। जबकि जो एफडीआई होती है ना वो हमें ओनरशिप लेके चलती है, मतलब एक टाइप से कहें तो इसमें ओनरशिप मैटर करती है, उसमें नहीं, क्योंकि मतलब इसको हमारे देश में बांट रखा है 9-10% से नीचे हमारा एफआईआई, उससे ऊपर जो होता है हमारा एफडीआई। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब भाई एक जो देश का बिजनेसमैन होता है दूसरे देश में खुद के बिजनेस को भी ओपन कर सकता है, सब्सिडरी वगैरह भी लगा सकता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारे देश में सिर्फ जो एनआरआई के डिपॉजिट्स होते हैं ना उन्हीं को कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इसने पूरा दिखा भी रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बोरोइंग में क्या क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफआईआई आएगा, बोरोइंग में एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल वगैरह, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट या अदर जो भी फ्लोज वगैरह होते हैं, अदर जो भी फ्लोर है ना मनी का वो सब। ठीक है, यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है। फिर ओवरऑल बैलेंस में तो सारा ही आ जाता है, करंट कैपिटल एरर वगैरह कुछ भी भूल गए थे वो सब। अब बात आती है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट।
जो ओवरऑल बैलेंस होता है ना, अब वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में दिखाया जाएगा आरबीआई द्वारा। तो जो आरबीआई होता है वो तो हमें पता है सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, फॉरेक्स रिजर्व रखता है, ठीक है। जितने फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मतलब जो फॉरेन रिजर्व की ट्रांजेक्शन होती है वो किसके थ्रू होंगे, हमारे आरबीआई के थ्रू। तो अगर पॉजिटिव है बैलेंस तो ये क्या दिखाएगा, इंक्रीज दिखाएगा ऑफिशियल रिजर्व में, और नेगेटिव है तो डिक्रीज दिखाएगा ऑफिशियल रिजर्व में, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब जितना आपने पेमेंट किया जितना रिसीव किया वो बराबर हो। तो वही बोल रखा है कि जो हमारे करंट अकाउंट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, जो हमारा एरर एंड ओमिशन है वो हमारा जीरो के बराबर होता है ना, वो हमारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। और अगर जीरो के बराबर ना हो तो वो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। अब डिसइक्विलिब्रियम भी दो प्रकार का हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखो जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो होता है सम टोटल, जब करंट अकाउंट बैलेंस का और कैपिटल अकाउंट का हमारा किसके बराबर ना हो, जीरो के। तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में कब होगा, जो जीरो के बराबर नहीं है। सरप्लस में कब होगा, जब नेट इनवर्ड फ्लो दिखाए, और डिफिशिएट कब होगा, जब आउटफ्लो ज़्यादा दिखाए, ठीक है। अब एक वर्ड आता है ऑटोनोमियस और अकोमोडेटिंग। तो ऑटोनोमियस तो रेफर करता है वो ट्रांजेक्शन जो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, प्रॉफिट के। और एकोमोडेटिंग टू आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती, बल्कि जो हमारे आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंसेस वगैरह होते हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो जो एकोमोडेटिंग आइटम होते हैं वो तो मतलब बीओपी का एक पार्ट नहीं होते, लेकिन ऑटोनोमियस आइटम हमारे बीओपी का एक पार्ट होते हैं। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बताया, एक तो वही मीनिंग के अकॉर्डिंग हो जाती है, प्रॉफिट को कंसिडर करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। ये काज की जाता है बीओपी इम्बैलेंसेस के कारण, और ये मीन होता है रिस्टोर करना, बैलेंस मतलब बीओपी को बैलेंस में लेके आना, जो भी कमियां थी, जो भी डिफिशिएट थे उनको दूर करना, ठीक है। इसमें मूवमेंट होता है क्रॉस द बॉर्डर, मतलब एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट वगैरह आ जाता है, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये अबोव द लाइन आइटम कहलाते हैं और ये बिलो द लाइन आइटम कहलाते हैं। फिर इसने वही बता रखा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स आ जाते हैं, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस हो गया, और पेमेंट में सब आ जाता है, करंट और कैपिटल दोनों, ठीक है। तो ये सारा हमारा ये था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल में आए तो ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।